हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में और 10वां का सिलेबस साथ में है, तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। हम लोग आज सीखेंगे फिजिक्स के चैप्टर 3 के मानव नेत्र और रंग बिरंगे संसार के बारे में। तो इससे क्लास 10th में बहुत सारे क्वेश्चन भी से पूछा जाता है कि मानव नेत्र क्या है। तो हम लोग मानव नेत्र प्रकृति के द्वारा दिया गया एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम लोग किसी वस्तुओं को साफ साफ और देख सकते हैं और उसके रंग का अनुभव कर सकते हैं। यह हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप कल्पना कीजिए कि यदि किसी व्यक्ति के में मानव नेत्र ना हो तो वह क्या क्या किस किस परेशानियों का सामना कर सकता है। तो ये हमारे जीवन के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसकी सहायता से हम लोग सभी वस्तुओं को देखते हैं। और यह क्लास 10th के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रश्न पूछा जाता है कि मानव नेत्र का चित्रण स्पष्ट करें और इसके बारे में बताइए कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि यह मानव नेत्र क्या है। तो जैसा कि आपको पिक्चर दिखाई दे रहा होगा, हेडिंग में दिया हुआ मानव नेत्र और एक पिक्चर बना हुआ मानव नेत्र का। आप इसे चाहे तो अच्छी तरीका से उतार सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं मानव नेत्र का परिभाषा। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। तो हम लोग देखेंगे मानव नेत्र के बारे में, क्या क्या मानव नेत्र में पाया जाता है, उसका क्या क्या कार्य है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा, कॉर्निया। ये कॉर्निया है। आंख के आगे वाला भाग जो क्या होता है, हल्का उभरा हुआ होता है, या जिसे कहते हैं उठा हुआ है, उसे क्या हम लोग कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। और यह पारदर्शित होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, प्रकाश की किरणें मानव नेत्र में पहुंचते हैं। ये क्या है? यह मानव नेत्र है। मानव नेत्र उत्तल लेंस होता है। पर इससे भी आपको प्रश्न पूछेगा कि मानव नेत्र में कौन से लेंस पाए जाते हैं। तो मानव लेंस में उत्तल लेंस पाए जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे अगला, इसमें इसके अंदर द्रव भरा हुआ होता है। इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसे कचाव द्रव कहते हैं, जिसे हम लोग कचाव द्रव या कहते हैं, या नेत्रक द्रव भी इसे हम लोग कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे आगे कॉर्निया है। कॉर्निया क्या है? ये पारदर्शित होता है, जिसकी सहायता से प्रकाश की किरण कहाँ जाता है, लेंस पर पड़ता है। हमें पता है कि जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ेगा, तो हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश की किरण जब लेंस पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो यहाँ पर क्या है, आइरिस आपको दिख रहा होगा। इस आकार में जो भरे हुए द्रव रहता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आइरिस कहते हैं। इसके बीच वाले भाग को, कॉर्निया के अंदर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। इसे पुतली कहते हैं। और जो लेंस से जिस छोटे छोटे रेशेदार टुकड़े से या लेंस जिस भाग से लटका होता है उसे सिलरी मांसपेशियां कहते हैं। तो लेंस जो है किससे टिका हुआ है, किससे लटका हुआ, सिलरी मांसपेशिया से। तो सिलरी मांसपेशियां ऊपर भी होती है और सिलरी मांसपेशियां नीचे भी होती है, जिसकी सहायता से लेंस क्या होता है, हमारे आँख में लटका हुआ होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिन इसे बोला जाता है। श्वेत पटल क्या है? ये श्वेत पटल होता है जो मोटे चमड़े का बना होता है, जो अपारदर्शित होता है। अपारदर्शित मतलब इसमें पदार्थ जब प्रकाश की किरण जाएगा तो आर पार नहीं हो पाएगा, उसे हम लोग कहते हैं अपारदर्शित कहते हैं। और कॉर्निया जो होता है, ये क्या होता है, पारदर्शित पदार्थों से बना होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या है, कोराइड है। यहाँ पर कोराइड के नीचे हम लोग आते हैं तो क्या दिख रहा है, रेटिना या दृष्टि पटल। हम लोग रेटिना के बारे में पढ़ेंगे। जब प्रकाश की किरण लेंस पर पड़ते हैं तो लेंस से अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है।
या इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दृष्टि पटल, क्योंकि इसी पर क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं दृष्टि पटल भी कहते हैं। इसमें आप लोग अगर देखे होंगे आँख, अगर शीशा में आँख आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि आँख के आगे तरल पदार्थ जैसा जैसा लगेगा, पानी जैसा भाग कुछ भाग है, उसी को हम लोग कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोदक कहा जाता है। जलीय द्रव रहता है जो आँख के ऊपर वाले परत में हमेशा पाया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा ये नेत्र गोलक, नेत्र कैसे आकार का होता है, गोल आकार का होता है, इसी को हम लोग कहते हैं नेत्र गोलक कहते हैं। और इसमें जो पाया जाता है प्रकाश नेत्र गोलक, जो इसमें बहुत सारे मांसपेशियां पाई जाती है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकाश स्नायु या दृष्टिकर्तिका कहा जाता है। इसका यह काम है कि जो प्रतिबिंब रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनेगा उसको संवेदनशीलता को मानव मस्तिष्क तक पहुंचाना ही इसका काम है, जिसकी सहायता से हमें यह पता चल सके कि वह मानव ने प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, कैसा बना है और उसका आकार का क्या है और किस कलर का बना है, यह क्या मस्तिष्क को भेजता है। और हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, वास्तविक और उल्टा बनता है। और इसे क्या करते हैं कि मस्तिष्क द्वारा प्रकाश स्नायु के द्वारा जाता है, मस्तिष्क क्या करता है, इसे सीधा कर देख पाता है। तो हम लोग पहला हम देखेंगे श्वेत प्रकाश। इसके पहले को हम बारे में जानेंगे, इसका क्या काम है हमारे आँख में, इसका क्या आइरिस का क्या काम है, कॉर्निया का क्या काम है, पुतली का क्या काम है, जलीय द्रव का क्या काम है, सिल्वरी मांसपेशिया का क्या काम है, श्वेत प्रकाश का क्या काम है, कोराइड का क्या काम है, रेटिना या दृष्टि पटल का क्या काम है। तो हम लोग एक एक हेडिंग देखकर इसकी परिभाषा है इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं श्वेत। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं श्वेत पटल क्या है, जिसको हम लोग कहते हैं स्क्लेरोटिन कहते हैं। श्वेत पटल क्या है, जिसको इंग्लिश में स्क्लेरोटिन बोला जाता है। यह बाहरी परत है, आप देखें ध्यान से, आँख के बाहरी परत, यह बाहरी परत है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। तो यह बाहरी परत सफेद मोटे अपारदर्शित चमड़े का बना होता है। जो यह बाहरी परत है जो सफेद है और मोटे, आप दिख रहे होंगे क्या है, दिखाई दे रहा होगा क्या, मोटा है और कैसा है, अपारदर्शित चमड़े का है। क्योंकि यह इसका काम ही है कि जब प्रकाश की किरण क्या हो, इससे यह होता है जो अपारदर्शित होता है, जिससे कि इसके अंदर प्रकाश की किरण अंदर से भी चला ना आवे, इसलिए क्या होता है, अपारदर्शित चमड़े का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। आपको क्वेश्चन देगा कि श्वेत पटल कैसा होता है, 4 ऑप्शन देगा, या पारदर्शित होता है, अपारदर्शित होता है, पारदर्शित और अपारदर्शित दोनों होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग आसानी से मान सकते हैं कि श्वेत पटल अपारदर्शित चमड़े का होता है। इसके कलर के बारे में भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्वेत पटल का रंग कैसा होता है, तो श्वेत पटल का रंग सफेद होता है। जो आप देखते होंगे आँख आपको दिखाई दे रहा होगा, आँख के बीचों बीच में काला है, और काले के अलावा बाकी सभी भाग कैसा है, उजला कलर का है। यही वही क्या है, श्वेत पटल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। अगला देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया ऊपर वाला भाग है, तो आगे का उभरा हुआ भाग, आगे का अगला कुछ उभरा हुआ भाग, हम लोग इसका परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, अगला कुछ उभरा हुआ भाग जो कि पारदर्शित होता है, जो पारदर्शित होता है, उसे कॉर्निया कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं, या वह कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया क्या है, जो ऊपर का हल्का सा जो आपको यहाँ से यहाँ उभरा हुआ भाग दिखाई दे रहा होगा, यही क्या है, कॉर्निया है। कैसा होता है, पारदर्शित होता है, जिसके कारण ही इसी से ही प्रकाश क्या होता है, लेंस के अंदर जाता है या आँख के अंदर जाता है। तो आपसे इससे क्वेश्चन बनेगा
कि वह कौन सा भाग है जिससे होकर प्रकाश नेत्र में जाता है। तो कॉर्निया से के माध्यम से प्रकाश जो होता है, जो क्या होता है, आँख के अंदर प्रवेश करता है या जाता है। अगला हम लोग देखेंगे कोराइड। कोराइड क्या है? तो इसका परिभाषा होगा प्रकाश के किरणें को अवशोषित करना। कोराइड का क्या काम है? प्रकाश के किरणें, यहाँ पर कोराइड है, कोराइड का कार्य है प्रकाश के किरणें को अवशोषित करके आंतरिक परावर्तन से क्या करना? रोकना। प्रकाश के किरणों को अवशोषित कर कर आंतरिक परावर्तन को रोकना। कोराइड का क्या काम है? जब आप कॉर्निया के माध्यम से प्रकाश किरण जब अंदर जाएगा तो लेंस से होते हुए कहाँ पर जाएगा? टकराएगा कॉर्निया पर। कॉर्निया के पहले क्या होता है? रेटिना होता है, और रेटिना पर जब पड़ता है इसी पर ही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। जब कुछ प्रकाश की किरणें इसके अंदर इससे बाहर चले जाते हैं तो यह कोराइड का काम है कि उस किरण को या उस प्रकाश की किरण को अवशोषित करके परावर्तन होने से क्या करना? बचाना या रोकना। यदि इस कोराइड अभी मानव नेत्र में कोराइड उपस्थित नहीं हो तो प्रकाश की किरण इसके अंदर जाकर फिर इसके परावर्तन होकर क्या करेगा? एक और प्रतिबिंब बना देगा, जिसके कारण क्या होगा? हमें आँख में किसी भी वस्तु का साफ साफ प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ेगा। और यह कोराइड का ही काम है कि आंतरिक परावर्तन को, जब प्रकाश की किरण रेटिना से भी होकर बाहर चला जाए तो उसे क्या करता? आंतरिक परिवर्तन को क्या करता है? रोकता है, और बाकी प्रकाश को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। यह कोराइड का कार्य है। तो क्वेश्चन पूछेगा कोराइड का क्या कार्य है या कोराइड किसे कहते हैं? तो प्रकाश के किरणें को अवशोषित करना और आंतरिक परावर्तन को रोकना ही कोराइड कहलाता है, या उसका कोराइड का कार्य होता है। रंग भी पूछता है, कोराइड का कलर कैसा होता है? तो कोराइड काला रंग का होता है, काला रंग का होता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कोराइड का कलर काला रंग का कलर है प्रकाश के को अवशोषित करना, इसीलिए कैसा कलर का होता है? कोराइड काला कलर के होता है या काला रंग के होता है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसे लिख लें। हम लोग अगला हम देखते हैं आइरिस क्या है। यहाँ पर क्या है? आइरिस है। आइरिस कहते किसे? तो यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी कि आइरिस का काम है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। नहीं तो यदि नेत्र में प्रकाश की मात्रा अधिक होगा तो हमें कोई भी वस्तु को साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो आप कहेंगे सर ये कैसे पॉसिबल कि अगर नेत्र में प्रकाश की मात्रा अगर अधिक हो जाए तो हमें कोई भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देगा। यदि अगर आपको नहीं लगता है तो आप सूर्य के प्रकाश को देखिए सीधे, तो क्या होगा? बहुत सारे प्रकाश की मात्रा आपके आँखों में चला जाएगा, तो आपको कोई भी वस्तु थोड़ा देर तक दिखाई नहीं पड़ेगा। या घर में ही किसी जलते हुए बल्ब को भी देखिए तो आप सीधे देखिएगा तो प्रकाश की, आप लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल होता है, प्रकाश की मात्रा लोग देखते हैं। आइरिस का क्या काम है? इसका काम है प्रकाश की मात्रा को क्या करना? एकत्रित कर या उसके मात्रा को बराबर रखना, ना तो ये ज़्यादा ही ना ही कम। इसकी सहायता से क्या होता है? हमें आसानी से कोई वस्तु दिखाई देती है। यह रंगीन और अपारदर्शित होता है। आइरिस जो होता है जो रंगीन होता है और अपारदर्शित होता है, यह इससे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो सकती है। आइरिस को ही डायफ्राम कहा जाता है। आपको क्वेश्चन आएगा डायफ्राम किसे कहते हैं? तो आइरिस को ही डायफ्राम कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है डायफ्राम क्या है या डायफ्राम किसे कहते हैं? आइरिस को ही डायफ्राम कहते हैं, या आप इसे लिख सकते हैं डायफ्राम की परिभाषा पूछेगा तो जो आइरिस का परिभाषा उसी क्या है? वही डायफ्राम का भी परिभाषा है, क्योंकि आइरिस को ही डायफ्राम कहा जाता है। तो यदि आइरिस का और क्या, आप हम एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि आइरिस का क्या काम है। जब आप अंधेरे रूम में हो और प्रकाश बाहर निकलिएगा, रोशनी वाले रूम में निकलिएगा तो आपकी आँख साफ साफ किसी वस्तु को नहीं देख सकता है,
वह उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा समय में आप उसके आँख को या रगड़िएगा या थोड़ा देर रुकिएगा, तब आपको कोई वस्तु आसानी से दिखाई देगा। या ऐसा कहें कि जब आप प्रकाश में हैं, जब लाइट जल रहा हो, रात के समय में लाइट जल रहा हो, तो आपको आसानी से कोई भी वस्तु दिखाई दे रहा होगा। लेकिन जब लाइट कट चल जाता होगा या लाइट चला जाता होगा, तो रूम होता होगा जो अंधेरा हो जाता होगा, और थोड़ा देर रुकने के बाद थोड़ा देर तक कोई चीज़ आपको नहीं दिखाई देगा। और जैसे ही समय बीतता जाएगा, समय ज़्यादा होता जाएगा, थोड़ा देर रुकिएगा, तो क्या होगा कि आपको कुछ हल्का हल्का कुछ वस्तुओं को दिखाई देगा। बस ये आइरिस का ही काम है, उसे प्रकाश की मात्रा को क्या करना, समान रखना या नियंत्रण करना कहते हैं। हम लोग आगे देखते हैं सिलिरी पेशियाँ। इस सिलिरी पेशियाँ होता है जो नेत्र लेंस को लटकाए हुए रखता है। सिलिरी पेशियाँ क्या काम है, या नेत्र लेंस को लटकाकर रखना। क्वेश्चन पूछेगा नेत्र लेंस किससे लटका होता है, तो नेत्र लेंस सिलिरी मांसपेशियां के द्वारा लटका होता है। यह लेंस के सामंजस्य क्षमता को बनाए रखता है। सिलिरी मांसपेशियां ही होता है तो लेंस के सामंजस्य क्षमता को बनाए रखता है। तब उससे बोलेगा सर सामंजस्य क्षमता क्या है, जैसे अभी हम एग्जाम्पल आपको दिए कि जब आप अंधेरे में होंगे तो लाइट कटता होगा, तो लाइट क्या, जब लाइट कटा तो कमरे में क्या होगा, अंधेरा हो गया। अब कमरे में जब अंधेरा हुआ तो आपके आंखों तक या रेटिना तक प्रकाश की किरणें बहुत मात्रा में नहीं जा रहा है, तो इसे क्या करेगा, इसको सिलिरी मांसपेशियां काम है, इसको क्या करेगा, नेत्र लेंस को फैलाएगा, जिसके कारण आपको किरणें कम किरण में भी आपको कुछ वस्तुएं दिखाई देगी। और यह लेंस के सामंजस्य क्षमता को बताता है। और यदि आप इंजोरे में हैं और क्या आ जाए, प्रकाश आ जाए, लाइट आ जाए, तो पर भी आपको कुछ क्षण तक, कुछ समय तक आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा। यही वक्त सिलिरी मांसपेशियां लेता है। ये क्या होता है, ये लेंस को क्या करेगा, ढीला देगा, और यह क्या होगा, छोटा होगा, तो प्रकाश की किरण अधिक आएगा और यह आसानी से वस्तुओं को हम देख सकते हैं। तो यह लेंस में नहीं पाया जाता है, या कह सकते हैं लेंस में सिलिरी मांसपेशियां जूम के रूप में पाया जाता है। जब हम जूम करते हैं तो आप देखते हैं कि अगर ज़्यादा जूम कर देते होंगे तो पिक्चर क्या होने लगता होगा, फटने लगता होगा, साफ साफ दिखाई नहीं देता है। तो इस सिलिरी मांसपेशियां लेंस में जूम की तरह होता है, यानी कि उसमें जूम जो देता है, आप देखते होंगे जूम करके किसी को जूम करते होंगे और जूम को एग्जिट करते होंगे, कम जूम और ज़्यादा जूम, वह सिलिरी मांस हमारे आँख में होता है, जो सिलिरी मांसपेशियां वही होता है, जो हम जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्मार्टफोन में या कैमरे में जूम के माध्यम से दिया हुआ रहता है। अगला हम देखते हैं पुतली। पिपुल क्या है, इसे के जरिए प्रकाश लेंस पर जाकर पड़ता है। ये पुतली आप देख रहे हैं यहाँ, पहले प्रकाश की किरण कहा जाता है कॉर्निया में, कॉर्निया से बाद कहाँ, पुतली। अब पुतली के बाद ही होता है जो लेंस पर जाकर प्रकाश की किरण पड़ता है। एक पुतली हो गया। नेत्र लेंस, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा नेत्र लेंस में कौन सा लेंस उपस्थित होता है, या नेत्र लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है। तो नेत्र लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि नेत्र लेंस में होता है जो उत्तल लेंस उपस्थित होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में नेत्र लेंस किसे कहा जाता है, 4 गो ऑप्शन दे देगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल और अवतल दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप लोग मारिएगा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को ही मानव नेत्र कहा जाता है या नेत्र लेंस कहा जाता है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अगर आपको यह अच्छा लगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बता सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं आगे क्या होगा। हम कॉर्निया पढ़ चुके हैं, आइरिस, पुतली हो गया, सिलिरी मांसपेशियां हो गया, श्वेत पटल हो गया। हम लोग पित्त बिंदु, कोलाइड और रेटिना और जलीय द्रव के बारे में पढ़ते हैं। तो लोग देते हैं आगे, हम लोग देखते हैं अगला रेटिना। रेटिना को इंग्लिश में भी रेटिने कहा जाता है। रेटिना का क्या काम है, प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना पर होता है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिबिंब, आँख में प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, या आँख में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो आंसर दीजिएगा रेटिना पर। आँख में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और इस कैसा प्रतिबिंब बना, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है,
वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन हम इससे, रेटिना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ही ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है इसके बारे में। या तो इसको कहेगा चित्र का वर्णन कीजिए, 5 नंबर का। अगर चित्र आएगा, मानव नेत्र का चित्र बनाने के लिए आएगा तो आपको 5 नंबर या 3 नंबर का आएगा। तो आप इस तरीका इस चित्र भी बनाकर दिखा सकते हैं। तो रेटिना प्रतिबिंब, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। वह कैसा प्रतिबिंब बनता है? पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। हम लोग जानते हैं जो उल्टा बनता है उसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। और रेटिना का ही काम है प्रतिबिंब की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक भेजना। किसके माध्यम से? प्रकाश स्नायु के या दृष्टिका के माध्यम से प्रतिबिंब को क्या करना? प्रतिबिंब के संवेदना को मस्तिष्क तक भेजना है। यह कार्य भी रेटिना का ही है। अगला क्वेश्चन आपको पूछेगा पीत बिंदु क्या है? इस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अच्छा होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि रेटिना में किस स्थान पर किसी भी वस्तु का सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनेगा? तो उसका आंसर होगा पीत बिंदु। पीत बिंदु पर होता है जो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब होता है जो सबसे अच्छा बनता है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग आगे सीखेंगे असमंजस क्षमता। तो आप इसे उतार लिए होंगे, उम्मीद है आप। यह काचाप द्रव क्या है? नेत्र के अंदर में जो द्रव उपस्थित होता है उसे ही काचाप द्रव कहते हैं। जलीय द्रव क्या होता है? पुतली में जो उपस्थित द्रव को ही जलीय द्रव कहा जाता है। पूछेगा नेत्र का लेंस, नेत्र का आकार कैसा होता है? तो नेत्र एक गोले का आकार का बना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पूरे भाग को ही नेत्र गोलक कहते हैं। और जो प्रतिबिंब की संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचावे उसे प्रकाश स्नायु या दृष्टि की त्रिकाय कहा जाता है। आप इसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मानव नेत्र अच्छी तरह से समझ में आया होगा और इसे आप लिखे भी होंगे। हम लोग आगे समझेंगे दृष्टि असमंजस क्षमता क्या है या दृष्टि परास क्या है। देखेंगे समंजस क्षमता क्या है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है, किसे कहते हैं? तो आँख द्वारा सिलरी पेशियाएं के तनाव को घटा या बढ़ाकर अपने लेंस की फोकल दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजस क्षमता कहा जाता है। अभी हम लोग पढ़ें जो मानव नेत्र में जो आँख जो लटका होता है किसकी सहायता से लटका होता है? जो सिलरी मांसपेशियां की सहायता से लटका होता है। तो इसी सिलरी पेशियाएं के द्वारा लटका होता है। इसी के द्वारा होता है जो तनाव को घटाया जाता है, घटेगा और क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। हम अभी समझाएं कि जब आप किसी रूम में हो, अंधेरे रूम में हो, तो आप जब प्रकाश में जब आपके लाइट जलाइएगा तो कमरे में, तो क्या होगा? तो आपको कोई वस्तु कुछ समय तक साफ साफ दिखाई नहीं देंगे। या सिलरी मांसपेशियां ही क्या करता है? उसे घटाता है। लेंस की क्षमता को क्या करेगा? घटाएगा, बढ़ाएगा। या कह सकते हैं लेंस की फोकस दूरी को बदलता है, यानी कि घटाकर या बढ़ाकर बदलता है कि और उस वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? समंजस क्षमता कहते हैं। या आप रूम में है, कमरे में है, और जब क्या हो लाइट चला जाए तो डायरेक्ट कमरा अंधेरा हो जाता है, तो उस समय तक आपको उस वस्तु भी आसानी से नहीं दिखाई पड़ता है। क्या करते हैं? बस सिलरी मांसपेशिया का ही काम है क्या कर? उसे लेंस की फोकस दूरी को क्या करना? घटा या बढ़ाकर फोकस दूरी को घटाना, बदल कर उस वस्तु को साफ साफ देखना ही क्या कहलाता है? समंजस क्षमता कहलाता है। तो आप समंजस क्षमता समझ गए होंगे। आगे हम लोग चलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, तो जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है, यानी जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ साफ साफ दिखाई देना ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और कितना स्थान पर, कितना दूरी पर उस वस्तु को हम साफ साफ देख रहे हैं, उसी को हम लोग स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं समान आँख का न्यूनतम दूरी
25 सेंटीमीटर समान आंख का न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। समान आंख की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समान आंख की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार समान आंख का अधिकतम दूरी क्या होती है? तो समान आंख की अधिकतम दूरी अनंत तक होता है। यही कारण है कि हम लोग चंद्रमा और तारा को भी स्पष्ट साफ साफ दिखाई हमें देता है। क्या है? समान आंख है, उसकी अधिकतम दूरी कहाँ? अनंत होता है। और समान आंख का न्यूनतम दूरी होता है जो हम 25 सेंटीमीटर के तक ही देख सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया ऐसे कि किसी भी वस्तु को हम कितने दूरी तक स्पष्ट रूप से कितना दूरी पर रखें जो कि वह उसका प्रतिबिंब हो जो हमारे आंख में साफ साफ दिखाई दे। तो उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। तो समान आंख का न्यूनतम दूरी कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र का समान स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है मानव नेत्र का? तो मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। या अधिकतम पूछेगा तो आप लिख सकते हैं मानव नेत्र का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो अधिकतम दूरी होती है जो अनंत तक होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घर पर रहें और सुरक्षित रहें। और अगर आपके आसपास कोई अस्पताल हो तो आप अगर 18 प्लस हैं तो आप वैक्सीन भी जरूर लें। और जो यदि आपके घर में कोई 18 प्लस हो गए, 18 प्लस की उम्र के लोग होंगे, उन्हें भी वैक्सीन लेने के लिए कहिए। क्योंकि वैक्सीन लेने से हमें रोग से सुरक्षा मिलता है ना कि हमें वैक्सीन लेने से कोई और नया रोग उत्पन्न होता है। आप अगर हैं घर में आपके 18 प्लस ऊपर तो उन्हें भी वैक्सीन लेने के लिए जरूर कहें। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे हम लोग दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं? दृष्टि दोष होते हैं जो 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। तो हम इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे।